जब आप अपने घरों में बैठकर टीवी स्क्रीन को देख रहे हैं तो जरा अपने हाथों में थामे उस दूसरे छोटे स्क्रीन यानी अपने मोबाइल फोन को भी गौर से देखिए। यह प्लास्टिक और ग्लास का टुकड़ा आज के दौर का सबसे बड़ा जादूगर है। यह आपको दुनिया से जोड़ता है, आपको सूचनाएं देता है, आपका मनोरंजन करता है। लेकिन इसी जादूगर की ओट में, इसी स्क्रीन के पिक्सल के पीछे झूठ का एक ऐसा खतरनाक बाजार भी चल रहा है जो हंसती खेलती जिंदगियों को लील रहा है। हम एक ऐसे अजीब और डरावने समय में जी रहे हैं जहां किसी इंसान का सच उसकी आंखों से नहीं बल्कि उसके इंस्टाग्राम बायो से तय होने लगा है। कोई भी व्यक्ति एक नया नाम, एक नई तस्वीर और एक झूठी पहचान ओढ़कर आपके डिजिटल ड्राइंग रूम में दाखिल हो सकता है, और जब तक आप उस मुखौटे के पीछे का डरावना चेहरा पहचान पाते हैं तब तक बाजी हाथ से निकल चुकी होती है। नमस्कार, संपूर्ण सुराग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मध्य प्रदेश के रीवा के बीच की दूरी सड़कों पर कुछ घंटों की होगी, लेकिन सोशल मीडिया ने इस दूरी को मिटा दिया और इसी मिटती हुई दूरी के बीच बुनी गई एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसने न सिर्फ एक 20 साल की बेटी की जान ले ली बल्कि हमारी पूरी सामाजिक सुरक्षा, हमारे पुलिसिया तंत्र और हमारे अस्पताल की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज कहानी उस बेटी की नहीं है जो अब इस दुनिया में नहीं है। आज कहानी उस व्यवस्था की है जो हर मोर्चे पर सोती रही। आइए इस पूरी कड़वी हकीकत को सिलसिलेवार ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश का रीवा जिला, यहाँ रहने वाली एक 20 वर्षीय युवती जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी, वह भी हमारी और आपकी तरह इंटरनेट की दुनिया में अपनी जगह तलाश रही थी। इंस्टाग्राम पर उसकी मुलाकात होती है प्रिंस वर्मा नाम के एक प्रोफाइल से। नाम हिंदू, बातें शालीन और अंदाज ऐसा जो किसी का भी भरोसा जीत ले। महीनों तक यह बातचीत चलती रही। डिजिटल दुनिया का यह प्रिंस असल में प्रयागराज के कौधियारा का रहने वाला मोहम्मद साहिल था, लेकिन पहचान को छिपाना इस साजिश का पहला कदम था। सवाल यह उठता है कि क्या सोशल मीडिया पर किसी की धार्मिक या व्यक्तिगत पहचान को इस तरह हथियार बनाना सिर्फ एक व्यक्तिगत अपराध है या उस पूरे प्लेटफॉर्म की नाकामी है जो बिना किसी वेरिफिकेशन के किसी को भी कोई भी नाम रखने की आज़ादी देता है। सोचिए, झूठ की बुनियाद कितनी मजबूत हो सकती है, इतनी मजबूत कि वह लड़की को अपना घर, अपना शहर छोड़ने पर मजबूर कर दे। साहिल उस युवती को बहला फुसला कर प्रयागराज ले आता है, लेकिन जैसे ही कौधियारा की उस चौखट पर पैर पड़ता है, झूठ का वह शीश महल चकनाचूर हो जाता है। सामने प्रिंस नहीं साहिल खड़ा था। जब सच सामने आया तो क्या हुआ? क्या उस लड़के ने अपनी गलती मानी? नहीं। आरोप है कि इसके बाद शुरू हुआ प्रताड़ना का वो दौर जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया, उसे मारा पीटा गया, बंधक जैसी स्थिति में रखा गया। यहाँ रुककर ठहरिए और सोचिए। 10 मई को उस लड़की ने किसी तरह अपनी छोटी बहन को फोन किया था। उसने रोते हुए कहा था, मेरी जान को खतरा है, मुझे यहाँ से बचा लो। उस बहन के दिल पर क्या गुजरी होगी? लेकिन रीवा से प्रयागराज की दूरी और कानून की सुस्ती के बीच वह चीख कहीं खो गई। क्यों हमारा समाज और हमारी पुलिस इस तरह के संकट के समय तुरंत रिस्पांस नहीं करती? साजिश का दूसरा और सबसे भयावह हिस्सा प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में फैला गया। जब प्रताड़ना के कारण उस युवती की तबीयत बिगड़ गई तो साहिल उसे अस्पताल लेकर पहुंचता है, लेकिन यहाँ व्यवस्था की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। अस्पताल के कागजों पर मृतका का नाम बदल दिया जाता है, उसे इकरा खान बता दिया जाता है और पति के नाम के आगे साहिल खान लिख दिया जाता है। एक सरकारी अस्पताल जहां हर मरीज की एंट्री के लिए पुख्ता नियमों की बात की जाती है, वहां बिना किसी आईडी प्रूफ, बिना किसी कानूनी सत्यापन के एक गंभीर रूप से बीमार लड़की की पहचान कागजों पर बदल दी गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। क्या हम एक ऐसे तंत्र में रह रहे हैं जहां किसी इंसान की पहचान इतनी सस्ती है? अस्पताल प्रशासन ने यह कैसे मान लिया कि वह इकरा खान ही थी? क्या किसी डॉक्टर, किसी स्टाफ या वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को यह शक नहीं हुआ कि मामला संदिग्ध है? और इसके बाद जो हुआ वह अपराध को छिपाने की पराकाष्ठा थी। लड़की की मौत के बाद उसके परिवार को, जो रीवा में उसकी राह देख रहा था, एक फोन तक नहीं किया गया। साहिल और उसके करीबियों ने मिलकर शव को चुपचाप दफना दिया। मिट्टी के नीचे सिर्फ एक शव नहीं दबाया गया था, बल्कि उस सच को दबाने की कोशिश की गई थी जो साहिल के झूठ का पर्दाफाश कर सकता था। एक पिता अपनी बेटी की तलाश में दर दर भटकता रहा,
रीवा से प्रयागराज के चक्कर काटते काटते जब पैर थक गए तब जाकर पुलिसिया तंत्र की नींद टूटी। घटना के करीब 35 दिन बीत चुके थे। 16 जून को कानून के आदेश पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कल्धियारा के उस कब्रिस्तान में कब्र को दोबारा खोदा गया। जब मिट्टी हटाई गई तो वह सिर्फ एक शव नहीं था, वह इस देश की कानून व्यवस्था की सुस्ती का एक गवाह था। पोस्टमार्टम हुआ और पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुख्य आरोपी साहिल, उसकी मां और एक अन्य महिला समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। प्रयागराज पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। धाराएं भी बहुत सख्त लगाई गई है। हत्या, बलात्कार, धार्मिक पहचान छिपाकर शारीरिक संबंध बनाना, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालना। उत्तर प्रदेश के इस सख्त धर्मांतरण विरोध कानून के तहत भी कार्रवाई हो रही है। पुलिस अब मृतका के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया चैट्स की फॉरेंसिक जांच करा रही है। लेकिन क्या इन गिरफ्तारियों से व्यवस्था के वो छेद बंद हो जाएंगे? इससे होकर यह पूरा अपराध निकल गया। कानून अपना काम देर सवेर कर ही देता है, लेकिन सवाल उन 35 दिनों का है जब सच को कब्र में कैद कर रखा गया था। इस पूरी दास्तान को सुनने के बाद क्या हम इसे सिर्फ एक सामान्य आपराधिक घटना मानकर आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यह घटना हमारे समय के कुछ ऐसे बुनियादी सवाल छोड़ जाती है जिन पर बहस होना जरूरी है, भले ही वह बहस कितनी भी असहज करने वाली क्यों न हो। पहला सवाल, डिजिटल कंपनियों की जवाबदेही कहाँ है? जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अरबों डॉलर का बिजनेस करते हैं, क्या उनकी कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है? अगर बैंक में खाता खोलने के लिए आपको अपना पूरा वजूद साबित करना पड़ता है, तो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान बदलकर किसी को भी शिकार कैसे बना सकता है? इन कंपनियों के एल्गोरिदम नफरत और भ्रम को तो बढ़ावा देते हैं, लेकिन सुरक्षा के मामले में वे हाथ खड़े कर लेती हैं। जब कोई बाहरी लड़की किसी इलाके में आती है, उस पर दबाव बनाया जाता है। वह अस्पताल में फर्जी नाम से भर्ती होती है, तो हमारा स्थानीय सूचना तंत्र क्या कर रहा होता है? क्या सरकारी तंत्र इतना संवेदनशील हो चुका है कि वह कागजों पर लिखे झूठ को बिना जांचे सच मान ले? तीसरा और सबसे जरूरी सवाल, हमारा पारिवारिक और सामाजिक ढांचा। हम अपनी नई पीढ़ी को तकनीक तो दे रहे हैं, लेकिन क्या हम उन्हें वह संवाद दे पा रहे हैं जो उन्हें इस आभासी दुनिया के खतरों से बचा सके? जब वह बेटी 10 मई को रो रही थी, तो हमारे समाज के पास ऐसा कोई नेटवर्क क्यों नहीं था जो रीवा से प्रयागराज तक तुरंत मदद पहुंचा पाता? कानून की धाराओं में साहिल और उसके मददगारों के नाम लिखे जा चुके हैं। देर सवेर अदालत का हथौड़ा भी चलेगा और इंसाफ की कागजी रस्म पूरी हो जाएगी। लेकिन क्या उस इंसाफ से रीवा के उस बूढ़े पिता की पीठ का वो संबल वापस लौट पाएगा? क्या 20 साल की खिलखिलाती जिंदगी वापस आ पाएगी? बिल्कुल नहीं। हम हर हादसे के बाद सिर्फ आंसू बहाते हैं या सोशल मीडिया पर 2 दिन का गुस्सा निकालकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन असल लड़ाई तो हमारे अपने घरों के भीतर है। इस डिजिटल दलदल से अपनी बेटियों, अपने बच्चों को निकालने के लिए हमें हर मोर्चों पर खुद पहरेदार बनना होगा। अपने बच्चों को यह भरोसा दीजिए कि चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, अगर वो किसी जाल में फंस गए हैं तो पहला दरवाजा घर का खटखटाए। पुलिस या लोक लाज का डर बाद में आएगा। इंस्टाग्राम का फॉलो बटन किसी के चरित्र का सर्टिफिकेट नहीं है। बच्चों को समझाएं कि डिजिटल दुनिया में बिना जमीनी वेरिफिकेशन के किसी भी प्रिंस या अजनबी को अपने जीवन के फैसलों का हक न दें। जैसे ही कोई ऑनलाइन दोस्त यह कहे कि यह बात घर वालों से छिपाना या अपनी असल पहचान मत बताना, वहीं रुक जाइए। वो दोस्त नहीं, किसी बड़ी साजिश की पहली सीढ़ी है। हर बेटी के फोन में 112 इंडिया ऐप और फोन का SOS फीचर हमेशा ऑन होना चाहिए। सोशल मीडिया प्रोफाइल को हमेशा लॉक या प्राइवेट रखें। आप कहां जा रहे हैं, आपका घर कहां है, इसकी लाइव लोकेशन कभी भी इंटरनेट पर पोस्ट न करें। अपराधियों का कोई मजहब नहीं होता। जो व्यक्ति झूठ की बुनियाद पर रिश्ता बुने, पहचान छिपाए और फिर प्रताड़ित करके किसी को मौत के मुंह में धकेल दे, वो सिर्फ और सिर्फ एक दरिंदा है। उसे कानून की सबसे विभत्स और सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन यह मामला सिर्फ एक लड़की की मौत का नहीं, यह मामला डिजिटल युग में हमारी अंधी होती जा रही आंखों और व्यवस्था के पहरेपन का है। अगर आज हम नहीं संभले तो कल किसी और घर का आगर सुनना होगा। सोशल मीडिया की इस चमकीली आभासी दुनिया में कदम रखने से पहले सतर्कता का वो कवच पहनना जरूरी है जो हर छलांग को भेद सके। क्योंकि याद रखिए, स्क्रीन पर दिखने वाला हर चेहरा सच नहीं होता और हर प्रिंस असल जिंदगी में रक्षक नहीं होता। जागिए, अपने बच्चों से बात कीजिए, संवाद का रास्ता खुला रखिए, सोचते रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, जय हिंद।